नमस्कार, मैं अरुण कुमार। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अब आप लोग पढ़ाई ज़रूर स्टार्ट कर दिए होंगे। अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग पढ़ाई, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और उम्मीद इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि जिस चीज़ की आप तैयारी करने जा रहे हैं या हम तैयारी आपको करवा रहे हैं वो है 2022 का प्रीलिम्स। और ये जो 2022 का प्रीलिम्स है इसके नोटिफिकेशन के संबंध में इंफॉर्मेशन आई है। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ, इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि जो खबर आई है वो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो आपकी एग्ज़ाम है उसके संबंध में आयोग के ऑफिशियल्स ने कुछ जानकारी दी है। जानकारी ये दी है वो मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद आज जो हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके संबंध में तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक को समझेंगे भी। पहले हम नोटिफिकेशन के संबंध में बात करते हैं। कल फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी, क्योंकि लगातार ये बात की चर्चा चल रही है कि 2019 का रिजल्ट आ गया, 2021 का रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, है ना, रिवाइज्ड रिजल्ट। इसके बाद इसके जो मेंस की डेट है वो नहीं आ रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ये इंफॉर्मेशन लेने, इस न्यूज़ को कवर करने जब आयोग गया तो वहाँ के ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी कि जो 2019 और 2021 का जो मेंस है वो जनवरी में और फरवरी में दोनों क्रम से आयोजित करवाई जाएंगी। इसके अलावा वहाँ ये भी पूछा गया कि 2022 के संबंध में क्या न्यूज़ है, क्या नोटिफिकेशन की है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके संबंध में आयोग ने क्या कहा है। ये आपके काम की न्यूज़ है, इसलिए मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये बताना मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर। ठीक है, कि आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए और आपको अलर्ट रखा जाए कि जो अगर इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंतज़ार करेंगे नोटिफिकेशन का, फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे, पेपर देखेंगे, शहर चुनेंगे, टेस्ट सीरीज चुनेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है और कई बार हमें पता चलता है कि हम 2 नंबर 4 नंबर से हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए और आप लोग बेहतर कर पाएँ, इसी उम्मीद के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन के संबंध में खबर आई 2022 के संबंध में, स्पेशली उसकी हम बात करेंगे क्योंकि हमने 2020, 21, 19 के विषय में तो बात कर ली। तो 2022 के संबंध में जो नोटिफिकेशन है के संबंध में जो आया है वो ये आया है कि नवंबर एंड में आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होगा 2022 का, है ना। 2022 का नोटिफिकेशन कब आउट होगा? नवंबर, और नवंबर में आउट होगा और जनवरी फरवरी में मेंस है 19-20 का, है ना। तो इसका मतलब है कि जो मार्च का मंथ है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है 2022 प्रीलिम्स का, है ना। 2022 का प्रीलिम्स का कहाँ एग्ज़ाम होने की संभावना है? मार्च में। अगर मार्च में हो रहा है मिड मान लें हम, तब भी नवंबर के 15 दिन अभी से आप गिन लीजिए, दिसंबर के पूरे 30 दिन गिन लीजिए, 45 दिन, उधर 2 महीने गिन लीजिए, 60 दिन, 105 दिन, यानी हम मान के चलते हैं कि 110 से 120 दिन का जो समय है यहाँ से, आज से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब भी, और जिन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो अलर्ट हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, है ना, क्लास अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग तो अलर्ट हैं। लेकिन जो लोग अलर्ट नहीं हैं उनको मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें अलर्ट करूँ। तो उसी संबंध में ये अगर 110 से 120 दिन है, तो अगर आपको 110 से 120 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करना है और आपको पता है कि 80 जो नंबर है 80 प्लस यहाँ पहुँचना है, क्योंकि कट ऑफ लगातार 80 जा रहा है, तो अगर यहाँ पहुँचना है तो आप लोगों को अब से कमर कस लेनी चाहिए और जो आपकी पढ़ाई है अब रेगुलर 6 से 7 घंटे हो जानी चाहिए। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाके आप 80 प्लस नंबर ले आ पाएंगे और अपने सिलेक्शन को श्योर कर पाएंगे, तभी आप मेंस लिखेंगे और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो हमारी पहली सीढ़ी है
वो यही है कि हम प्रीलिम्स क्रैक करें, और प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए मैंने बता दिया है कि इतने नंबर लाना पड़ेगा। अब इतने नंबर आपको कैसे आएंगे, उसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके जो नंबर है वो बहुत आसानी से 80 नंबर या 80 प्लस आ जाएंगे। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये है कि जो क्लास चल रही है रेगुलर आप इसको अटेंड कीजिए, रेगुलर आप अटेंड कीजिए। क्लास कैसी चल रही है, आपको पता है कि मैं 8 बजे, अरुण कुमार रात को 8 बजे एमपी जीके लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ, और इस समय इसमें जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो वाला सेगमेंट चल रहा है ना। तो जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कवर कर लिया। बहुत शानदार क्लास चल रही है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात हो रही है जो आपके लिए काम का है। तो एक तो ये है कि एमपीजीके की क्लास लगातार चल रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे जो हमने बताया, इसके अलावा 9:15 जैसा कि मैं आपके समक्ष आया हूँ, 9:15 में हम आयोग की क्लास रेगुलर कर रहे हैं। ये क्लास डेली हो रही, कोई गैप नहीं हो रहा है, ये रेगुलर क्लास आप दोनों अटेंड कीजिए। 8 बजे एमपीजी के, 9:15 पे आयोग के। अगर ये दो क्लास आप अटेंड करते हैं, इसके अलावा हम लोग और भी क्लास प्लान कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों के लिए जो एमपी के अलावा ज्योग्राफी का सेक्शन है, इसके अलावा जो पॉलिटी का सेक्शन है, इसके अलावा जो हिस्ट्री का सेक्शन है, इसके अलावा जो साइंस वाला पोर्शन है, इसके अलावा जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ये सारे पोर्शन हम लोग प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक एक करके हम लोग आपके लिए क्लास लेके उपस्थित होंगे, है ना। तो एक तो ये हो गई, हमने क्लास की बात कर लिया। अब हम टेस्ट सीरीज के विषय में आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। टेस्ट ये है कि 2022 के प्रीलिम्स के लिए, 2022 प्रीलिम्स के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पीएससी अड्डा ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। पीएससी अड्डा ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जो बहुत ही सस्ते दाम पे, बहुत ही कम कीमत पे आपको ये सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से परचेज कर लीजिए। टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा हो, पता चले और आप उसे सुधार लें एग्ज़ाम के पहले। तो ये रही टेस्ट और क्लास की बात। और अब हम कर लेते हैं, आज जो हमारी क्लास है वो महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम क्लास शुरू करें उसके पहले आप लोग चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़िए, ठीक है। फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने मित्रों तक, आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं, है ना, इसके अलावा जो भी व्यापम से रिलेटेड तैयारी करें उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपी जीके के नाम पे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, या जीएस के नाम पे पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो जितने लोग आपके परिचित हैं, आपके जानने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल की लिंक है उसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि इस क्लास का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। ये क्लास 2 दिन चलेगी। हम एक क्लास को, कई ऐसी क्लास हैं जो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, उसको मैं बहुत स्लो से, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज और बहुत फैक्ट को देखते हुए पढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, कोई डाउट ना रहे आपके मन में, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज रहें। बार बार हम उसकी चर्चा भी करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं ताकि आप लोग याद रखें। तो फटाफट तो ये चैनल से जुड़ जाइए और चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम 10 सेकंड से अपनी क्लास को आरंभ करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी कमीशन बोलते हैं, है ना। इसलिए भी लगातार यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले एससी एसटी एक्ट के रूप में शामिल था भारत में, मध्य प्रदेश के सिलेबस में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स इवन मेंस में भी शामिल था। तो पहले तो क्वेश्चन आते ही थे, अब तो ये आयोग के रूप में शामिल हो गया है। तो मतलब है कि ये टॉपिक लगातार सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको हम बहुत आराम से करेंगे, पॉइंट समझेंगे, आप लोगों से कमेंट लेंगे, ठीक है, कमेंट का जवाब देंगे, आप लोगों के जो डाउट होंगे उसका जवाब देंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, चलिए इसके पृष्ठभूमि के संबंध में हम बात करते हैं। क्या इसकी पृष्ठभूमि है, क्या इसकी हिस्ट्री है ना। इसकी हिस्ट्री, इसकी पृष्ठभूमि के संबंध में हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले डेट और ईयर आपको याद रखना, अगस्त 1978। क्या है डेट? अगस्त 1978 में केंद्र सरकार, अगस्त 1978 में केंद्र सरकार द्वारा एक गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, ये मैं लगातार बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट हमने कई बार आप लोगों को समझा दिया। गैर संवैधानिक आयोग, अगर किसी को, किसी भी स्टूडेंट को ये बात पता है कि गैर संवैधानिक आयोग क्या होता है तो हमें बताए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है तो भी वो कमेंट सेक्शन में ये बोल सकता है कि हाँ उसे नहीं पता है, तो हम जो है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो 1978 में केंद्र सरकार द्वारा गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, परंतु एक कार्यालय तक सीमित रहा। गैर संवैधानिक आयोग का मतलब होता है कि इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी शेड्यूल में इसका कोई उल्लेख नहीं। तो 1978 में केंद्र सरकार क्या करती है? अगस्त 1978 में एक कार्यालय के रूप में ये गैर संवैधानिक आयोग यानी एससी कमीशन या एससी आयोग जो है उसकी स्थापना कर देती है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, आई होप कि ये बात आप लोगों को याद रहेगी। अगस्त 1978 का वो ईयर जब एक कार्यालय तक इसको सीमित किया गया। चलिए, दूसरी बात 1987 में अगला डेवलपमेंट कब हो रहा है? 1987 में आयोग के नाम, आयोग का जो नाम है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग किया गया। बाद में ये फिर से अलग होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 19 पहले तो ये 1978 में अगस्त में एससी कमीशन के रूप में, कार्यालय के रूप में, गैर संवैधानिक आयोग के रूप में स्थापना हो गई। अब क्या हो रहा है? 1978 कब हो रहा है? 1978 ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। 1978 ये जो एससी कमीशन कार्यालय के रूप में था, ये एससी एंड एसटी कमीशन के रूप में इसकी नामकरण या इसकी स्थापना हो गई। क्या? एससी एवं एसटी दोनों साथ में। तो 1978 में ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उस क्वेश्चन के आंसर को सही कर पाए। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर और एकदम डेट के साथ होनी चाहिए आपके दिमाग में कि 1978 में नया डेवलपमेंट होता है और जो एससी कमीशन था जो कार्यालय के रूप में था वो एससी एसटी कमीशन हो गया। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। चलिए, तो दो डेटें महत्वपूर्ण हमने देख ली। चलिए, अब तीसरी बात करते हैं। अब एक और डेवलपमेंट हो रहा है 1990 में। कब हो रहा है? 1990 में। यहां पे क्या हो रहा है कि 65वां संविधान संशोधन होता है। ये संविधान संशोधन का ईयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो चलिए
1990 में क्या हो रहा है कि 65वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 65वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या हो रहा है, आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। आयोग को क्या दिया जा रहा? संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा। अब ये कहीं संविधान के किसी आर्टिकल में शामिल हो रहा। मैं बताऊंगा कौन सा आर्टिकल है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे और ये बता दे हमें कि वो संवैधानिक जो दर्जा है वो किस आर्टिकल के तहत SC ST कमीशन को दिया जा रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए, जिसको भी पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ये सवाल का आंसर करेगा। ठीक है, कि आयोग को संवैधानिक दर्जा 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा दिया जा रहा है और किस आर्टिकल के तहत इसको दिया जा रहा है। अब एक और चीज देखते हैं, 19 फरवरी 2004, ये फिर से डेट महत्वपूर्ण है। 19 फरवरी 2004 में एक नया डेवलपमेंट होता है और अब होता है 89वां संविधान संशोधन, जो 2003 के रूप में होता है, लेकिन डेट जो है जब ये कंप्लीट हो रहा होगा तो 19 फरवरी 2004 में। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, 19 फरवरी 2004 में 89वां संविधान संशोधन 2003 जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी के द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है उसको अलग कर दिया गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता हो, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये कार्यालय के रूप में 1978 में स्थापना, 1987 में इसको SC ST कमीशन के रूप में बनाया गया। फिर होता क्या है, 1990 में अगले 3 साल बाद 65वां संविधान संशोधन होता है और वहां पे आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में बनाया जाता है। फिर एक डेवलपमेंट होता है 2004 में, यानी कि लगभग कितने साल हो गए, लगभग 13 साल बाद, वहां पे होता है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा जो राष्ट्रीय, मैंने पहले बताया कि जिसको 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया गया, उसको 89वें संविधान संशोधन 2004 में 19 फरवरी 2004 को जो SC ST कमीशन था उन दोनों को अलग कर दिया गया और अब ST कमीशन अलग हो जाएगा और SC कमीशन अलग हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ये डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से कोई एक डेट उठाएगा और आपसे ये पूछ लिया जाएगा। आपसे हो सकता है सवाल ये पूछ ले कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की पहली बार स्थापना कब हुई, तो वो आपको याद रखना है कि जो 1978 था वहां पे स्थापना हुई कार्यालय के रूप में। ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग हो गया ये 1987 में। ये डेट भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जो SC कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला है, तो भी वो बात आपको पता हो कि 1990 में 65वें संविधान संशोधन से उसको संवैधानिक दर्जा मिला है। इसके बाद आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है उसको अलग किया गया, तो आपको याद रखना है कि वो 89वां संविधान संशोधन है और आपको ये भी याद रखना है कि ये 19 फरवरी 2004 को जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये पृष्ठभूमि है। आप लोगों को यहाँ तक पूरी बात पृष्ठभूमि तक समझ में आई है या नहीं आई? ये बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो रही है, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेट है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है यहाँ से 10 से 12-15 क्वेश्चन बन सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि अगर 15 क्वेश्चन आए, किसी हाल में हम 13 से 14 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे तो हमारे 80 प्लस नंबर तभी आएंगे। इसीलिए हम इसको बहुत आराम से, बहुत एक एक डेट को देखते हुए, बार बार रिवाइज करते हुए, बार बार आप लोगों से पूछते हुए इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। हमें पढ़ाना हो तो मैं एक दिन में सब चीजें खत्म कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि उसका कोई फायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। आपको मैं एक एक डेट, एक एक जो डेवलपमेंट है वो इसीलिए समझाता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में एक अच्छी पिक्चर बैठ जाए और पूरा का पूरा आपके दिमाग में वो पिक्चर बनी रहे, एग्जाम हॉल तक बनी रहे, ताकि आपको उसका जो बेनिफिट है एग्जाम में मिले और आप उसको जल्दी से क्रैक कर पाए। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर क्लियर है या कोई आपके सवाल है या आपका कोई डाउट है
तीनों चारों स्थिति में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद हम इसकी अगला जो हिस्सा है परिचय, आपको एससी कमीशन के संबंध में मैं सारी जानकारी दूंगा, तो उसके पहले आपको हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए, आई होप कि अभी तक जो हमने देखा है उसका पृष्ठभूमि बहुत शानदार तरीके से हमने उसका एक एक डेवलपमेंट, एक एक जो चीज़ें हुई हैं उसको बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं इसका परिचय क्या है। एससी कमीशन, सबसे पहले फिर से बहुत अच्छे से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन। एससी कमीशन का जो गठन हुआ है भाग 16 के, भाग 16, ये भाग आपको याद होना चाहिए। भारत के संविधान में कितने भाग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एक सवाल मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग उस चीज को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको एक तो ये बताना है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो भाग 16 में है, अनुच्छेद 338 के तहत इसका जो है गठन किया गया है। हमने किस भाग की चर्चा की कि भारत के संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के तहत एससी कमीशन की गठन की गई है, एससी कमीशन का गठन किया गया है। तो कब गठन हुआ? 338 के तहत भाग 16 में, है ना, एससी कमीशन का गठन हुआ। आपको ये बताना है कि हमने भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं, संविधान में भाग कितने हैं, ये आपको हमको आंसर करना है कमेंट सेक्शन। आपको आंसर जरूर करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो सबको आंसर करना है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। क्लियर बात? तो भाग 16 के अनुच्छेद 338 के तहत जो एससी कमीशन है उसका गठन किया गया। चलिए, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुई 19 फरवरी 2004। ये जो डेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है एससी कमीशन के संबंध में। ठीक है, ये बात एससी कमीशन के संबंध में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है वो है 19 फरवरी 2004। 14 फरवरी तो आपको पता ही होगा, है ना, सबको ही पता होगा 14 फरवरी प्रेम दिवस है ये। तो उसके 5 दिन बाद हो क्या रहा है, 19 फरवरी 2004 को क्या हो रहा है, ये एक आयोग की प्रॉपर स्थापना हो जाती है। दो बातें क्लियर। भाग 16, संविधान के भाग 16 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है, और इसका जो गठन हुआ है वो 19 फरवरी 2004 को हुआ है। क्लियर है ये बात? चलिए, यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर से ये आ गया, बार बार गैर संवैधानिक, संवैधानिक, सांविधिक निकाय, कार्यकारी निकाय, ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहा है।
अब आपको एक चीज मैं बता दूं, बार बार मैं बता रहा हूँ, संवैधानिक निकाय इसका मतलब है कि जो इसका संविधान में कोई उल्लेख होगा। अब संविधान में उल्लेख है तो मैंने पहले ही बता दिया आपको पहले पॉइंट में कि भाग 16 अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया। क्लियर? ये बात यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्लियर है तब भी आप बताइए कि हाँ सारी बातें अब तक क्लियर हैं और हमें ये बात सारी समझ में आ गई है। तो हमने देख लिया इसका गठन किस अनुच्छेद के किस भाग में है, कब हुआ है और कैसा है ये निकाय। इसका मुख्यालय आपको पता ही है नई दिल्ली में। जितने भी संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक सांविधिक संस्था है, कार्यकारी संस्था है, केंद्र सरकार से संबंधित आपको पता है वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, नई दिल्ली में उनकी स्थापना होती है। आई होप कि ये बात आपको पता ही है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। मतलब एक मंत्रालय है सोशल जस्टिस एवं सशक्तिकरण, जो मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इसको देखने का काम करती है। नोडल एजेंसी का मतलब ये हो गया कि जो संवैधानिक संस्था है इस पे जो अधिकार है, इस पे जो कंट्रोल है, एक प्रकार से कंट्रोल तो नहीं कहेंगे लेकिन जिसको देखने का जो अधिकार है कि कौन इसको वॉच करता है, तो कौन सा मंत्रालय से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं बीपीएससी में, तो यहाँ आपको ये बात नहीं भूलनी है कि हमको मंत्रालय भी अपने दिमाग में रख के ले जाना है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, अगर आपको सामाजिक न्याय पता रहेगा तो आप तुरंत टिक कर पाएंगे। तो किस मंत्रालय के अधीन है एक प्रकार का ये संस्था, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने, ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितने कार्यालय हैं इसके? 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं इसके? 12 क्षेत्रीय। अब 12 क्षेत्रीय कार्यालय हमसे नहीं पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे है, बस आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि जो टोटल नंबर है कार्यालयों की वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रहेगी कि 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, 12 क्षेत्रीय कार्यालय है ना, तो ये हो गई हमारे परिचय की बात। अब इसके हम संरचना की बात कर लेते हैं। किसकी? संरचना की बात कर लेते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर है? हमने पहले ही बताया था कि जितने भी संस्था हैं सब में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं ना, कार्य करने के लिए कुछ लोग होते हैं। ठीक है, कैसी संरचना है, कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन इसके सदस्य हैं, क्या उनकी योग्यता होती है, उसके संबंध में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसकी कंडीशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, टोटल नंबर्स पूछे गए हैं 5, 7, 6। आपको मैं याद दिला दूं, जिसने 2021 का प्रीलिम्स दिया होगा उसे ये बात पता है कि इतना विवादित क्वेश्चन एक बार आया है। हालांकि वो बाद में सही हो गया, लेकिन उसके संबंध में अलग अलग कोचिंग वाले, अलग अलग लोगों के जो भी सोर्स थे, सबके सोर्स अलग अलग थे, सबने उसके आंसर अलग अलग बताए थे। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे गहरे क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी उठा के आपसे पूछ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को बार बार दोहराता हूं आप लोगों के लिए, है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, 2021 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि एमपीपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज पूछी गई है एमपीपीएससी में, अध्यक्ष सहित कितने मैक्सिमम नंबर्स पे सदस्य हो सकते हैं। 1+4 का कॉन्सेप्ट वर्तमान में है,
क्योंकि राज्यपाल निर्धारित करेंगे कितने हैं, तो 1+4 है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत किया, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सोर्स से लोगों ने पढ़ा था, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें, तो सबने अलग अलग आंसर किया, लेकिन आखिरी में 1+4 यानी टोटल 5 निकला। तो इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों को आपको बताता हूँ कि आपको नंबर्स आपको पता होने चाहिए, सॉरी संरचना आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, 1 + 1 + 3, टोटल नंबर कितने हुए? 5। तो ये जो पूरी की पूरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, कितने लोगों से मिलकर बनी है? अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कितना आंसर टिक करेंगे? 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, वर्तमान में देख लेते इसमें स्थिति क्या है, फिर उसके बाद और भी हम देखेंगे क्या है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला जी हैं। ये करंट से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और आयोग से तो बनने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में एससी कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला जी हैं अध्यक्ष एससी कमीशन के। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? आई होप कि आप लोगों को ये बात जरूर याद रहेगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर करूंगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, चीज़ों को रिवाइज करते हैं या नहीं करते। आपको हमें मध्य प्रदेश के जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है जो मध्य प्रदेश का, उसके अध्यक्ष का नाम बताना है। एमपी के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का आपको नाम बताना है हमें, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें नाम बताएंगे। चलिए, वर्तमान में जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो विजय सांपला जी हैं। याद रहेगा ये बात आप लोगों को? चलिए, दूसरी बात, वर्तमान में जिसके उपाध्यक्ष हैं वो अरुण हलदार जी हैं। हमें याद रखना, फिर से एक बार हमें याद रखना, दुआओं में याद रखना है ना, ऐसा कुछ नहीं है, दुआओं में नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि अरुण हलदार, अगर मेरा नाम याद रहेगा आपको, कि सर पढ़ाते थे और सर ने एक बार बात की थी कि एससी जो कमीशन उनके अध्यक्ष हैं हमारे नाम जैसे ही है, तो अरुण हलदार जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो दो चीजें हमने देख ली वर्तमान में, करंट में देख लिया हमने। क्या क्या देख लिया है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? विजय सांपला जी। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो अरुण हलदार जी हैं। ठीक है, हमने किसकी बात की अभी तक? पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से पढ़ा हमने भी बहुत अच्छे से उसका परिचय पढ़ लिया। अब हम बहुत अच्छे से उसकी संरचना देखें। तो विजय सांपला अध्यक्ष, अरुण हलदार जी उपाध्यक्ष। क्लियर बात यहां तक? चलिए, विजय सांपला जी को लगातार दूसरी बार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। आगे हम समझेंगे कैसे क्या है नियुक्ति के संबंध में। बस अभी आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके पहले भी ये अध्यक्ष थे, इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार वैसे भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मैं देख रहा हूँ कि लगातार वो किसी न किसी संस्था से, एक एमपीजी के वो हमेशा एमपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, एमपी के जो राज्यपाल महोदय रहे हैं वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अलावा एमपी के सचिव तक से वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जो भी डेवलपमेंट हुआ रहा होगा उन चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल या सभी सचिव में से, वहां से वो क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी बार बार चर्चा कर रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। मैं अगर आपको बार बार क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे हमको पढ़ना है। तो दूसरी बार विजय सांपला, तो हर एक पर्सनैलिटी को हम देख लेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है, और हर बार लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि उतना गहरा पढ़ के नहीं जाते हैं, या पढ़ते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, है ना। पहला पढ़ लेंगे, कोई और पढ़ लेंगे, लेकिन वो कभी भी बीच से पूछ लेता है, और खासकर उसका फेवरेट हो गया है राज्यपाल और सीएम से। तो यहाँ भी हम देखेंगे जब एमपीजीके की क्लास देखेंगे। बस अभी आपको याद रखना कि जो विजय सांपला अध्यक्ष है, अरुण हलदार उपाध्यक्ष है, और विजय सांपला जी है जो दोबारा अध्यक्ष बने हैं, दूसरी बार इनकी पुनर्नियुक्ति हुई।
विजय सांपला पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, इसके बाद ये पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़े, वहां हार गए ये महोदय, उसके बाद वापस आए और इनको फिर से इनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है या अभी कोई डाउट है? आप हमको बताइए, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया। अब इनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं एवं जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति हमेशा की तरह राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी? एससी कमीशन के अध्यक्ष की और उनके सदस्यों की। क्लियर बात यहां तक? तो एससी जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये बात याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? आई होप कि याद रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस याद रखना है कि राष्ट्रपति जी है, उनके नियुक्ति करते हैं किसकी? अध्यक्ष और सदस्यों। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो सदस्य हैं, इनका जो वेतन भत्ता है उसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे होता क्या है, जितने भी कमीशन है ना, ज्यादातर की नियुक्ति जो होती है आपको पता है केंद्र सरकार में कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देता है जनरली। इसके अलावा राज्य सरकार में कौन करेगा? राज्यपाल, सामान्यतः राज्यपाल। अब होता क्या है कि बहुत सारे आयोग हैं, क्यों? हम पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे आयोग हमने पढ़ लिए, बहुत सारे आयोग हमको पढ़ना है। तो होता क्या है, जो इनके वेतन भत्ते हैं और इनकी जो सेवा शर्तें हैं, ये कभी तो संसद या विधानमंडल राज्यों के मामले में, कभी राष्ट्रपति तो कभी राज्यपाल। ठीक है, कभी राष्ट्रपति तो कभी राज्यपाल, कभी संसद तो कभी विधानसभा, तो कभी पता चलता है केंद्र सरकार तो कभी राज्य के मामले में राज्य सरकार। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। किसी आयोग के मामले में संसद कर देगा, तो किसी आयोग के मामले में अगर केंद्रीय आयोग है तो कभी राष्ट्रपति कर देगा वेतन भत्ते निर्धारित, कभी केंद्र सरकार खुद कर देगी। राज्य के मामले होंगे तो कभी विधानसभा कर देगी, कभी राज्य कर देगा, कभी राज्य सरकार कर देगी, कभी राज्यपाल। इसलिए यहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी, बहुत अच्छे से बार बार इसको देखना है, और बार बार मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, चीजों को सभी एंगल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यहाँ से कोई भी चीज नहीं बोलनी है, ठीक है? जो इसके अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये बात याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? ठीक है, तो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, और जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता है उसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब इसके अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सूरजभान सिंह थे। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? सूरजभान। पहले अध्यक्ष आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? सूरजभान। कौन? एससी
कमीशन। एससी कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरजभान। सूरजभान आपको नहीं भूलना है। वर्तमान में कौन है? अभी हाल ही में मैंने बताया है, अभी हाल ही क्या 2 मिनट पहले मैंने बताया है, विजय सांपला जी। तो आपको ये भी पता चल गया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? सूरजभान सिंह। आपको ये भी पता चला गया कि जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वो विजय सांपला जी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर? चलिए, अब इनके कार्यकाल को हम देख लेते हैं। जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है उनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, केवल और केवल 3 वर्ष। ये बात यहाँ पे आपको दिमाग में बैठा ली। यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी बात नहीं की गई है। किस कमीशन में मैक्सिमम लिमिट की बात नहीं की गई है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर ने ये बताया था कि जो एससी कमीशन है उसके कार्यकाल में किसी भी मैक्सिमम लिमिट की बात नहीं की गई है। ठीक है, किसी भी मैक्सिमम लिमिट की बात नहीं की गई है एससी कमीशन, केवल और केवल 3 वर्ष की बात की है हमने, केवल और केवल हमने 3 वर्ष की बात की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है अधिकतम 2 बार नियुक्त किया जा सकता। मतलब विजय सांपला जी एक बार चुनाव लड़के भग के वापस आ गए हैं, इसका मतलब है कि वे तीसरी बार अध्यक्ष या सदस्य कुछ नहीं बनेंगे। तो क्या है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो अधिकतम कितनी बार नियुक्त होगा? एक ही पद पे 2 बार। ठीक है, ये बात यहां तक ठीक है या नहीं क्लियर? चलिए, आई होप कि इतनी बातें आज तक समझ में, आज की क्लास में समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या देखा है फिर से मैं बताऊंगा। पृष्ठभूमि हमने देखी, पूरा का पूरा इतिहास हमने देखा एससी कमीशन का। इसके अलावा हमने परिचय देख लिया है कि कहाँ पे संविधान में कहाँ पे उसका उल्लेख है, कब इसका निर्माण हुआ, क्या मुख्यालय है, संवैधानिक है या नहीं है, कौन नोडल एजेंसी है, कितने क्षेत्रीय कार्यालय, इसकी भी हमने बात करी। संरचना हमने बता दी है कि जो संरचना है वो 113 यानी टोटल 5, यहाँ पे आपको नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 5 मेंबर, टोटल 5 सदस्य एससी कमीशन, ये मैंने बात कर ली। वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनकी मैंने बात कर ली, कितनी बार वो चुनाव लड़ सकते उनकी बात कर ली। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें कैसे डिसाइड हो रहा है, कौन नियुक्ति कर रहा है, कौन निर्धारण कर रहा है, इसकी हमने बात कर ली और इनके टर्म्स की बात कर ली। आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर ये बात हमको समझ में नहीं आई है। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आई होंगी, और नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में हमको आप बताइए। आज की जो क्लास है आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। आधी चीजें मैंने आज इस क्लास में एससी कमीशन के संबंध में पढ़ ली। जो कुछ और चीजें बची हुई हैं, कार्यकाल, फंक्शन वगैरह और जो संवैधानिक उनका अभी जो प्रावधान है, वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया हो, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जो भी तैयारी करने वाले लोग, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उस तक शेयर करना है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है, कमेंट करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार फिर से टेस्ट सीरीज के संबंध में। हम फिर से बता देंगे कि हम इस समय पीएससी अड्डा ने 2021 की जो मेंस टेस्ट सीरीज है हम लोगों ने ऑनलाइन उसको प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, ऑनलाइन हमने उसको ठीक है, तो हमने पीएससी अड्डा ने 2021 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 75% डिस्काउंट चल रहा है इस समय। ओरिजिनल जो कॉस्ट थी वो थी 10 के, वर्तमान में 2499 में आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते। परचेस करने का तरीका ये है कि पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको परचेस करने का ऑप्शन टेस्ट सीरीज के सेक्शन में मिलेगा, तो आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। हमने यहाँ पे 23 टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, इसमें 11 सब्जेक्ट वाइज है और 12 जो है FLT टेस्ट है। मॉडल आंसर हम आप लोगों को
प्रोवाइड करेंगे और जो हमारी विशेषज्ञ टीम है वो आपकी कॉपी जो है उसको चेक करेगी। तो ये तो रही आपके टेस्ट सीरीज के संबंध में जो आपको परचेस करना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है।